Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास थरीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप का 5th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इससे पहले इस नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर के हम 4 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी ला चुके हैं, जिसमें हमने नेशनलिज्म की बात की है, नेशन स्टेट की थ्योरी पर डिटेल में डिस्कस किया है। और इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो लेक्चर यानी कि 4th वीडियो लेक्चर में हमने ट्रीटी ऑफ वियना की बात की थी और साथ ही साथ ये भी दिखा था कि ट्रीटी ऑफ वियना के पीछे क्या इंटेंशन था और लिबरलिज्म नेशनलिज्म की बात की है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रोमांटिसिज्म की, एज ऑफ रिवॉल्यूशन की, और साथ ही साथ हम बात करेंगे रिवॉल्यूशनरीज की कि रिवॉल्यूशनरीज कौन थे, उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, उनकी सोच क्या थी। फिर हम बात करेंगे कि एज ऑफ रिवॉल्यूशन किसे कहा गया है, कब से लेकर कब तक था। और तो हम ये भी देखेंगे कि एज ऑफ रिवॉल्यूशन में जो नेशनलिस्ट फीलिंग है वो रोमांटिक फीलिंग के साथ कैसे इमर्ज हुई है, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग अमेजिंग होगा, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं रिवॉल्यूशनरीज की, एज ऑफ रिवॉल्यूशन की। जी हाँ, सबसे पहले हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रिवॉल्यूशनरीज, यानी कि ट्रीटी ऑफ वियना के वक्त जो इन देशों ने ट्रीटी ऑफ वियना कर दिया, वियना कांग्रेस हो गया, तो बाकी जो रिवॉल्यूशनरीज थे, आंदोलनकारी थे, जो नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, जो मोनार्की को सपोर्ट नहीं करते थे, ट्रीटी ऑफ वियना वाले ने तो मोनार्की को सेटअप किया फिर से, है ना, बॉर्बन डायनेस्टी के राजा को फिर से राजा बनाया गया, है ना। तो लेकिन ये सारी बातें रिवॉल्यूशनरीज को पसंद नहीं थी। रिवॉल्यूशनरीज को आप सिंपल भाषा में कह लीजिए क्रांतिकारी, देशभक्त जो लोग थे, उन्हें नेशन स्टेट बनाना था, उन्हें देश को एक करना था, यूनाइट करना था पूरे कंट्रीज को, है ना। तो वो लोग चाहते थे कि मोनार्की हट जाए। तो उन्हीं लोगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जब ट्रीटी ऑफ वियना हो गया तो रिवॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी, व्हाट वर द कंडीशन ऑफ रिवॉल्यूशनरीज आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना। इन सब की बातों को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान ये रखना कि आपको सवाल पूछा जा सकता है कैसे। आपको सवाल ये पूछा जा सकता है कि व्हाट वर द कंडीशन ऑफ रिवॉल्यूशनरीज आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि रिवॉल्यूशनरी कंडीशन कैसी थी 1815 के बाद। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि रिवॉल्यूशनरीज के ऑब्जेक्टिव क्या थे और रिवॉल्यूशन किस तरह से माइजरेबल लाइफ जी रहे थे। ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं तो रिवॉल्यूशनरीज के बारे में। रिवॉल्यूशनरीज मतलब क्रांतिकारी। जी हाँ, रिवॉल्यूशनरी मतलब रिवॉल्यूशन करने वाले। और किन्हें रिवॉल्यूशनरीज कहा गया है कि यूरोप के इन कंट्रीज में जो भी नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं और मोनार्कियल कंट्री जो मोनार्की को सपोर्ट करती है, उनको अपोज करते हैं, उन्हें क्या बोला गया है, रिवॉल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। जो मोनार्की नहीं चाहते, जो डेमोक्रेसी चाहते हैं, जो नेशन स्टेट चाहते हैं, वो लोग को क्या बोला गया है, रिवॉल्यूशनरीज बोला गया है। सिंपल भाषा में अगर वन सेंटेंस में दिया जाए आपको कि रिवॉल्यूशनरी किसे कहते हैं, द पीपल हु सपोर्टेड थ्योरी ऑफ नेशन स्टेट वर नोन एज रिवॉल्यूशनरीज। दे अपोज्ड मोनार्कियल सिस्टम, है ना, उन्होंने मोनार्की को अपोज किया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टाइटल कि द रिवॉल्यूशनरीज क्या है। रिवॉल्यूशनरी मतलब वो जिन्होंने नेशन स्टेट की थ्योरी को क्या किया है, सपोर्ट किया है, जिन्होंने मोनार्कियल फॉर्म को अपोज किया है, जो ट्रीटी ऑफ वियना के अपोज में थे, जो ट्रीटी ऑफ वियना को कभी सपोर्ट नहीं किए, उन्हें क्या बोला गया है, द रिवॉल्यूशनरीज बोला गया है। तो चलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि रिवॉल्यूशनरी की कंडीशन क्या थी, वो किस प्रकार से लाइफ जी रहे थे। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, 1815 के बाद जब ट्रीटी ऑफ वियना खत्म हो गया, उसके बाद और उसके बाद के बाकी ईयर्स, फॉलोइंग ईयर्स यानी 1815, 1816, 1817 आने वाले लगभग जो भी ईयर्स थे वो सारे, उन सभी में लिबरल नेशनलिस्ट बिकेम अंडरग्राउंड ड्यू टू फियर ऑफ रिप्रेशन। जैसा ट्रीटी ऑफ वियना ने रिवॉल्यूशनरीज को जानबूझकर फोर्सफुली डेमोक्रेसी नहीं मोनार्की को फॉलो करने के लगाया है ना, बॉर्बन डायनेस्टी के राजा को फिर से किंग बना दिया गया था। तो लिबरल नेशनलिस्ट जो लोग थे यानी कि रिवॉल्यूशनरी, याद रखिएगा लिबरल नेशनलिस्ट या फिर रिवॉल्यूशनरीज दोनों एक ही टर्म है, ये दोनों सिनोनिम की तरह है, पर्यायवाची है। लिबरल नेशनलिज्म बोला जाए या फिर रिवॉल्यूशनरीज बोला जाए, आपको समझ जाना है किसकी बात हो रही है। उन लोगों की जो नेशन स्टेट की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और मोनार्की को अपोज करते हैं। तो क्या हुआ 1850 के बाद जब ट्रीटी ऑफ वियना हो गया तो सारी जो मेन कंट्रीज थी वो क्या चाहती थी कि जो भी लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे उसको हम जेल में डालेंगे, उसको मार पीट देंगे, उसको फांसी पे चढ़ा देंगे, यानी उन सब की आवाज को हम दबा देंगे जो भी डेमोक्रेसी सपोर्ट करता है। पूरे यूरोप में क्या चाहिए, मोनार्की चाहिए, कोई डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, इस ट्रीटी ऑफ वियना के डर से ही बाकी जो लिबरल नेशनलिज्म थे वो इतने डर गए थे कि उन्होंने क्या किया, खुद को अंडरग्राउंड कर लिया। मतलब पहले वो खुलेआम सड़कों पर चलते थे, रिवॉल्यूशन करते थे, मीटिंग लेते थे, मार्च निकालते थे, आंदोलन करते थे, बट अब वो रिवॉल्यूशनरीज छुप गए हैं, अपने घरों में चले गए हैं, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। अंडरग्राउंड होता मतलब का मतलब होता है जमीन के नीचे नहीं चला जाना। अंडरग्राउंड होने का मतलब होता है जो भी पर्सन अपनी डेली एक्टिविटीज कर रहा था उस डेली एक्टिविटीज से हट जाना, यानी कि
लिबरल नेशनलिस्ट लोग देश में नेशन स्टेट की थ्योरी को सपोर्ट करते थे। ये चाहते थे कि नेशनलिज्म आ जाए यूरोप में, नेशन स्टेट थ्योरी रहे। लेकिन जब से ट्रीटी ऑफ वियना हुआ है, इनके मन में डर बैठ गया है कि जैसे दूसरे लोगों को फोर्सफुली मोनार्की फॉलो करने लगवाया गया है, हम लोग को भी सताया जाएगा, हमको भी मारा पीटा जाएगा, हमें भी खत्म कर दिया जाएगा। इसी डर की वजह से 1850 और उसके बाद के ईयर्स में रिवोल्यूशनरी जो लिबरल नेशनलिस्ट थे या रिवोल्यूशनरीज थे वो अंडरग्राउंड हो गए ड्यू टू फियर ऑफ रिप्रेशन, है ना। उनके खात्मे के डर से वो छुप गए, अंडरग्राउंड हो गए। दूसरा, इन रिवोल्यूशनरीज का ऑब्जेक्टिव क्या रहा, मतलब इनकी सोच क्या थी। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिवोल्यूशनरीज, इनके दो ऑब्जेक्टिव रहे, ध्यान से सुनिए। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए अक्सर आ जाता है कि इन रिवोल्यूशनरीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स एस्टैब्लिश्ड आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना। जी हाँ, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जितने भी वियना कांग्रेस में जितने भी मोनार्कियल फॉर्म आए गए थे, यानी जो भी ट्रीटी ऑफ वियना के बाद मोनार्की को सपोर्ट करता था, उन सब का अपोज करते थे कौन लोग, ये रिवोल्यूशनरी लोग। रिवोल्यूशनरी का पहला ऑब्जेक्टिव टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना। दूसरा, टू फाइट फॉर लिबर्टी, यानी कि फ्रीडम, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, आजादी के लिए। जी हाँ, इन रिवोल्यूशनरीज के दो मकसद थे, दो ऑब्जेक्टिव थे। एक, टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स एस्टैब्लिश्ड आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना। नंबर 2, टू फाइट फॉर लिबर्टी, टू फाइट फॉर फ्रीडम। जी हाँ, ये आजादी के लिए लड़ना चाहते हैं और ये मोनार्कियल फॉर्म को अपोज करते हैं जो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद एस्टैब्लिश हुई है। ये किसके ऑब्जेक्टिव है, रिवोल्यूशनरीज के ऑब्जेक्टिव है। किसके, रिवोल्यूशनरीज के। तीसरी बात, मोस्ट ऑफ रिवोल्यूशनरीज सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। जी हाँ, आजादी की लड़ाई में, आजादी के इस संघर्ष में मेन पार्ट जो है, मेन मकसद जो है वो क्या होना चाहिए, नेशन स्टेट की थ्योरी। जी हाँ, बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज ने देखा कि हाँ, बिना नेशन स्टेट की थ्योरी के, बिना नेशन स्टेट क्रिएट किए हम फ्रीडम स्ट्रगल नहीं चला सकते, यानी आजादी का सही मकसद हमें मिल ही नहीं सकता। नेशन स्टेट बनेगा ही नहीं तो फिर आजादी मिलेगी नहीं, क्योंकि नेशन स्टेट नहीं बना मतलब हम मोनार्क के अंडर रहेंगे, और मोनार्क के अंडर रहेंगे तो कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई फ्रीडम नहीं। इसीलिए बहुत सारे रिवोल्यूशन, मेनी ऑफ द रिवोल्यूशन फ्रॉम देम, सभी रिवोल्यूशन में से मैक्सिमम लोगों ने यही सोचा कि नेशन स्टेट की जो क्रिएशन है, नेशन स्टेट की आवश्यकता है, जिसका निर्माण है, बहुत ही आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। किसके लिए, आजादी के संघर्ष के लिए ना। द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, ये ना आजादी की लड़ाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये किसने सोचा है, रिवोल्यूशनरीज ने। तो यहाँ आपके सामने द रिवोल्यूशनरीज टॉपिक पूरी तरह से क्लियर है। किसे कहा गया रिवोल्यूशनरीज, वो लोग जो मोनार्की अपोज करते हैं, नेशन थ्योरी स्टेट का सपोर्ट करते हैं। ठीक है। दूसरा कि जो रिवोल्यूशनरीज लोग हैं वो 1815 के बाद अंडरग्राउंड हो गए थे। किस डर की वजह से, ड्यू टू फियर ऑफ रिप्रेशन। जी हाँ, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद इतना डर फैल गया था, तो इस डर के कारण रिवोल्यूशनरीज लोग, यानी कि लिबरल नेशनलिस्ट लोग, दोनों एक ही वर्ड है, रिवोल्यूशनरीज या फिर लिबरल नेशनलिस्ट लोग गायब हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे। सेकंड, कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इन रिवोल्यूशनरीज का ऑब्जेक्टिव क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला, टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना। दूसरा, टू फाइट फॉर लिबर्टी, यानी कि फ्रीडम। जी हाँ, मोनार्कियल फॉर्म को अपोज करना जो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद बना है। दूसरा, टू फाइट फॉर लिबर्टी, आजादी के लिए लड़ना, है ना। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स है रिवोल्यूशनरीज के, आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात कि मैक्सिमम रिवोल्यूशनरीज ने क्या सोचा है, दे सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। जी हाँ, आजादी की लड़ाई का बहुत ही मेन पार्ट, बहुत ही मुख्य भाग है किसका क्रिएशन, नेशन स्टेट के क्रिएशन, यानी ये नेशन स्टेट की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। ये तो हमने डिफिनेशन में ही देख लिया था। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर होगा द रिवोल्यूशनरीज, है ना। तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है द एज ऑफ रिवोल्यूशन, यानी एज ऑफ रिवोल्यूशन क्या है, इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। सो स्टूडेंट्स, लेटर डिस्कस अबाउट द एज ऑफ रिवोल्यूशंस। जी हाँ, द रिवोल्यूशंस को पढ़ लेने के बाद अब हम बात करेंगे एज ऑफ रिवोल्यूशन की, यानी कि जो दौर था जहां पे बार बार रिवोल्यूशन होने लगे, जगह जगह पर रिवोल्यूशन होने लग गए यूरोप में, वो टाइम कैसा था, वो दौर कैसा था, उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, द एज ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब एज का मतलब यहाँ उम्र से नहीं है, एज का मतलब होता है दौर। जी हाँ, ये बहुत हिस्टोरिकल वर्ड है, बार बार इसको इस्तेमाल किया है। हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। इसका मतलब होता है दौर, जमाना, यानी वो जमाना जब बार बार क्या हो रहा था, रिवोल्यूशन हो रहा था। तो कौन सा वो टाइम पीरियड था, 1830 से 1848। जी हाँ, 1830 से 1848 तक का जो टाइम पीरियड है उसे रिवोल्यूशन का दौर माना गया है, क्योंकि यूरोप के जगह जगह कंट्री जैसे कि ग्रीस हो गया, नीदरलैंड हो गया, फ्रांस का ब्रुसेल वगैरह हो गया, इन सब जगहों पर क्या होने लगे, बार बार रिवोल्यूशंस होने लगे। इन्हीं रिवोल्यूशंस को क्या बोला गया है, द एज ऑफ रिवोल्यूशन। तो कब से कब तक है, 1830 से 1848 तक। जैसा कि इसके पहले आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, रेन ऑफ टेरर था,
है ना। वो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर के समय का जो रेन ऑफ टेरर था उसको बोलते हैं, वो टाइम पीरियड था। और फ्रांस रिवॉल्यूशन जो 10 ईयर्स का टाइम पीरियड था उसको बोलते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से एज ऑफ रिवॉल्यूशन भी है 1830 से 1848 तक। जी हाँ, एक 1830 से 1848 तक, यानी कि टोटल कितना 18 इयर्स। तो 18 इयर्स के जो टाइम पीरियड है इसको ही क्या बोला गया, एज ऑफ रिवॉल्यूशन। और क्यों बोला गया है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में बार बार यूरोप में जगह जगह पर बार बार क्या हो रहे थे, रिवॉल्यूशंस हो रहे थे। नेशन स्टेट बनाने को लेकर, डेमोक्रेसी लाने को लेकर, इंडिपेंडेंट नेशन को लेकर, ये सारी चीजों के लिए क्या हो रहा था, बार बार रिवॉल्यूशन हो रहा था। इसलिए 1830 से 1848 तक के टाइम पीरियड को क्या बोल दिया गया है, एज ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि क्रांतियों का दौर, क्रांतिकारियों का दौर, है ना, ये बोल दिया गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये सब कैसे था, कब कब हुआ, कहां पर हुआ, इसके एग्जांपल्स क्या हैं। सबसे पहली बात, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म, उदारवाद और राष्ट्रवाद। ये हिंदी के टर्म है, जो आप नहीं समझ पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इधर लिबरलिज्म का मतलब वो लोग जो डेमोक्रेसी चाहते हैं, नेशनलिज्म मतलब वो लोग जो नेशन स्टेट चाहते हैं। ठीक, समझ गया आपको क्लियरली। लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम चाहने वाले, नेशनलिज्म मतलब नेशन स्टेट चाहने वाले, है ना। तो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म वाली फीलिंग बढ़ने लगी, केम टू बी इंक्रीजिंगली विथ रिवोल्यूशनर्स इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप। जैसे जैसे यूरोप में रिवॉल्यूशन होने लग गए तो बाकी लोग भी इंस्पायर होते, अरे उन्होंने तो रिवॉल्यूशन किया, चलो हम भी करते हैं। जैसा हमने इसकी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हुआ डेमोक्रेसी के लिए, तो आसपास की जो कंट्रीज थी यानी ऑस्ट्रिया और प्रशिया, वहां के लोग भी इंस्पायर हो रहे थे, वो भी बोल रहे थे कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, मोनार्की हटाओ, है ना। तो ये सारी चीजें होने लग गई। लिबरलिज्म और नेशनलिज्म बढ़ता ही गया, केम टू बी इंक्रीजिंगली, लगातार बढ़ता गया विथ रिवॉल्यूशन इन मैनी कंट्रीज, मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप, है ना। यूरोप के बहुत से भागों में, यूरोप के बहुत से देशों में क्या होने लगा, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म आने लग गया जैसे जैसे रिवॉल्यूशन बढ़ते गए। कौन से एरिया, जैसे इटालियन और जर्मन स्टेट। जी हाँ, इटली और जर्मन जैसे स्टेट्स में लिबरलिज्म और नेशनलिज्म बहुत बढ़ता गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, बार बार रिवॉल्यूशन हो रहे थे। यानी द इंसिडेंट ऑफ रिवॉल्यूशन इन यूरोप हेल्प्ड इन कमिंग ऑफ लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म। यानी सिंपल भाषा में आपको कहें तो आप क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन भी बनता है, देखिए कि लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को कौन बढ़ावा दे रहा है, या लिबरलिज्म और नेशनलिज्म कैसे है। तो यूरोप में जगह जगह पर जो रिवॉल्यूशंस हो रहे थे वो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द इंक्रीजमेंट, फॉर द कमिंग, फॉर द सपोर्ट ऑफ लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म। यानी लिबरलिज्म और नेशनलिज्म के आने का, के क्या कह सकते हैं, इसके इमर्ज होने का, इंक्रीज होने का ना, इसको फायदा किसका मिला है, रिवॉल्यूशंस का, जो कहां हो रहे थे यूरोप में, जगह जगह पर। फॉर एग्जांपल के रूप में कंसीडर करेंगे तो हम इटालियन और जर्मन स्टेट में बार बार रिवॉल्यूशन हो रहे थे, जिसके वजह से लिबरलिज्म और नेशनलिज्म यूरोप में बढ़ता ही चला गया। ठीक, ये पहला पॉइंट। दूसरा, इन जुलाई 1830 एट फ्रांस द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड एट ब्रुसेल्स। ये आप जानते हैं बिल्कुल कि ब्रुसेल्स में जो क्या है 1830 में एक रिवॉल्यूशन हुआ, जिसे जुलाई रिवॉल्यूशन बोलते हैं। जुलाई के मंथ में हुआ था वो, इसलिए उसको जुलाई रिवॉल्यूशन बोलते हैं ना। 1830 जुलाई 1830 में क्या हुआ था, एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, इसको किस नाम से जाना जाता है, जुलाई रिवॉल्यूशन। इसका भी सेम डिमांड था, फ्रीडम चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, नेशन स्टेट बनाओ, इनका भी सेम यही डिमांड था। ठीक है, तो फ्रांस में ये रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, इटली में भी हुए थे, जर्मनी में भी हुए थे। ऐसे एग्जांपल्स हम देख रहे हैं जिनकी वजह से बार बार लिबरलिज्म और नेशनलिज्म आ रहा है, बार बार रिवॉल्यूशंस हो रहे थे, इसलिए इसको एज ऑफ रिवॉल्यूशन बोला गया। तीसरा, इन 1821 ग्रोथ ऑफ लिबरल नेशनलिज्म स्टार्टेड एट ग्रीस। 1821 में ग्रीस में तो 1821 से ही रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था, यानी फ्रांस के ब्रुसेल में तो रिवॉल्यूशन बाद में शुरू हुई 1830 में, लेकिन ग्रीस में तो उसके पहले ही आ गए। ग्रीस में 1821 से ही लिबरलिज्म और नेशनलिज्म आना शुरू हो गया था। और फाइनली क्या हुआ, 1832 आते आते, यानी लगभग 12 सालों बाद, 11-12 सालों बाद क्या हुआ, 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुआ। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जैसे ट्रीटी ऑफ वियना था उसमें मोनार्की लाई गई थी, तो वैसे ही ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन किया गया था, जिसमें मोनार्की नहीं डेमोक्रेसी लाई गई थी, जिससे क्या हुआ, ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया, यानी ग्रीस जो है एक अलग देश बन गया जो अपने हिसाब से डेमोक्रेटिक तरीके से रूल करेगा अपने लोगों के ऊपर। तो इस तरह से नेशन स्टेट बनने की शुरुआत यहाँ से हुई है। यानी हम कह सकते हैं कि 1830 से 1848 के बीच ढेर सारे रिवॉल्यूशन हुए, और यही रिवॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल थे लिबरलिज्म और नेशनलिज्म लाने के लिए, कहां पर, यूरोप में। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कैसे। पहला तो ऑप्शन आपको यही रखना, पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि देयर वर many revolutions in various regions of Europe, like Italian and German states, which resulted into increase of liberalism and nationalism। ठीक है, आपके सामने क्लियर है
कि बहुत से रीजन्स में क्या हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ यूरोप के, जैसे कि इटली और जर्मन स्टेट में। ये रिस्पॉन्सिबल बना किसके लिए, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म के इंक्रीज होने के लिए। क्लियर है। दूसरी बात, जुलाई 1830 में क्या हुआ, फ्रांस में ब्रुसेल्स में जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ। जुलाई 1830 में फ्रांस के ब्रुसेल्स में जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ, जो आप जानते हैं, इसके बारे में आपसे छुपा हुआ नहीं है, उसके पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। फिर 1821 में क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ लिबरलिज्म नेशनलिज्म बढ़ने लग गया ग्रीस में ना। 1830 में तो जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस में, ब्रुसेल्स में, लेकिन उसके पहले ही क्या शुरू हो गया, ग्रीस में 1821 में लिबरल नेशनलिज्म की शुरुआत हो गई। और फाइनली 1832 में जब ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन किया गया तो ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में मान्यता मिल गई। ग्रीस गॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। तो ये हमारा एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848 तक। अब हम बात करेंगे नेशनलिस्ट फीलिंग के साथ ही साथ रोमांटिसिज्म की। ये रोमांटिसिज्म क्या होता है और नेशनलिस्ट फीलिंग क्या इमर्ज होती है, कैसे होती है, इसकी बात हम करेंगे आगे। सो स्टूडेंट्स, द रिवोल्यूशनरीज और एज ऑफ रिवोल्यूशन पढ़ लेने के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे नेशनलिस्ट वाली फीलिंग यानी कि नेशनलिज्म की फीलिंग रोमांटिक इमेजिनेशन से भी डेवलप हुई है। जी हाँ, उस समय में फिलोसफी का बहुत जमाना चलता था, यानी कि जब हम रिवोल्यूशनरीज की बात करें, एज ऑफ रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त इंटरनेट जैसा मीडियम नहीं था, तो उस समय लोग बुक्स से ज़्यादा घिरे रहते थे, तो लोग बुक्स में ही नॉवेल्स फिलोसफी वगैरह लिखा करते थे। ठीक, तो उसी के वक्त बहुत ही जो फीलिंग थी एक रोमांटिसिज्म वाली, नॉवेल लिखना, स्टोरी लिखना, पोएट लिखना, पोएम्स लिखना, ये सब उसमें फेमस था और लोग ज़्यादातर वही करते थे। तो लोगों की नेशनलिस्ट फीलिंग वहीं पर दर्शाई जाती थी। तो इसी बात को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, हमें पढ़ना है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनलिस्ट फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब क्या, इमेजिनेशन का मतलब जानते हैं सोचना, है ना, और रोमांटिक का मतलब जानते हैं कि एक ऐसी फीलिंग जो हार्ट से आती है उसको रोमांटिक फीलिंग कहते हैं। जी हाँ, रोमांटिक का मतलब सिर्फ लव वाला फीलिंग नहीं, ऐसी फीलिंग जो हार्ट से है उसको रोमांटिक कहा जाता है। जनरली ये फीलिंग किसी भी चीज के प्रति लव वाली ही होती है, बट ये हार्ट से आती है, उसे रोमांटिक फीलिंग कहते हैं। तो रोमांटिक इमेजिनेशन और ये नेशनल फीलिंग का क्या लेना देना है, कैसे बॉन्डेड है एक दूसरे से, उसी बात को हम यहाँ पे क्लियरली डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म अलोन डिडंट डेवलप थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। क्या कहा गया है कि नेशनलिज्म की फीलिंग का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ लड़ाई, वॉर्स और टेरिटोरियल एक्सपेंशन यानी कि कंट्री के टेरिटरी को बढ़ाने से नहीं हुआ है। नेशनलिज्म का डेवलपमेंट जो है कुछ और कारणों से हुआ है। कौन से कारणों से, जैसे कि हम आपको सिंपल एग्जांपल दें, जैसे कि 15 अगस्त या 26 जनवरी यानी इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डे आता है, तो हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग क्या हैं, बहुत ही नेशनलिस्ट हैं, देशभक्त लोग हैं, पैट्रियोटिक लोग हैं। आप और हम सभी लोग क्या करते हैं, अपने देश के प्रति पैट्रियोटिक फीलिंग रखते हैं, देशभक्ति की भावना हमारे अंदर होती है। तो हम क्या करते हैं, अपने उस देशभक्ति की भावना को दिखाने के लिए, हमारी पैट्रियोटिक फीलिंग को शो ऑफ करने के लिए, हम शो अप करने के लिए, शो ऑफ नहीं कह सकते, तो शो अप करने के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक पे स्टोरीज रखते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज रखते हैं। तो इस तरह की चीजें हम करते हैं, या वीडियोस फॉरवर्ड करते हैं पैट्रियोटिक, या पैट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हैं, नेशनल फ्लैग खरीदते हैं, उसको पोस्ट करते हैं, कुछ भी ऐसा वर्क करते हैं जिससे हम अपनी नेशनलिस्ट फीलिंग को शो कर पाए, है ना। लेकिन उस समय में इस तरह के मीडियम्स नहीं हुआ करते थे। जब हम एज ऑफ रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी यूरोप में जब नेशन स्टेट वाला थ्योरी पूरा चल रहा था, तो उस समय में इंटरनेट जैसा मीडियम था नहीं। तो लोग अपनी फीलिंग्स को कैसे दर्शाते, लोग अपने नेशनलिस्ट फीलिंग को कैसे लोग के सामने रख पाते, शो अप कर पाते, कैसे। तो उन्होंने क्या किया, उस वक्त एंटरटेनमेंट का मीडियम हुआ था, बुक्स लिखी जाती थी, उसी में सारा कुछ रहता था। तो लोगों ने क्या किया, उसी बुक्स में राइटर्स ने पोएट्स लिखे पैट्रियोटिक, पोएम्स लिखे पैट्रियोटिक, और वो एक रोमांटिक फीलिंग जो थी अपने देश के प्रति, अपने नेशन स्टेट के प्रति, वो फीलिंग इमर्ज हुई। अब ये रोमांटिक वर्ड से यहाँ पर क्या लेना है आपको बता देते हैं। जैसे कि साइंस होता है और उसका अपोजिट अगर आपको देखना है, जैसे कि लोग कहते हैं कि हम साइंस में विश्वास करते हैं, अंधविश्वास नहीं करते हैं, हम साइंस को मानते हैं, अंधविश्वास ही नहीं है, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते, साइंस में करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही साइंस का जो अपोजिट चीज है वो है रोमांटिसिज्म। जी हाँ, साइंस कहता है दिमाग से सोचो, रोमांटिसिज्म कहता है दिल से सोचो। तो यही कारण जो है, यही उनके बीच का डिफरेंस है। तो कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है, लोगों के साथ वॉर करना, कंट्रीज के साथ वॉर करना, लड़ाई लड़ना हथियारों के साथ, इससे नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज नहीं हुई। सिर्फ इससे नेशन स्टेट की थ्योरी नहीं लाई जा सकती थी। तो कई लोगों का मानना है, हिस्टोरियंस का बिलीफ है, वो जानते हैं, मानते हैं
कि रोमांटिसिज्म भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से लोग के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग इमर्ज हुई। कैसे, हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद का टॉपिक हमारा रोमांटिसिज्म ही है कि क्या होता है रोमांटिसिज्म, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर सवाल आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं, कहा गया है कि रोमांटिक इमेजिनेशन ने कैसे नेशनल फीलिंग को बढ़ाया है, या कह सकते हैं हाउ द रोमांटिक इमेजिनेशन इज रिलेटेड और कोरिलेटेड विद नेशनलिस्ट फीलिंग, है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है, बताइए क्या है कि नेशनलिज्म का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ वॉर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं हुआ है। टेरिटोरियल एक्सपेंशन का मतलब, एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना, फैलाना, टेरिटोरियल मतलब टेरिटरी, रीजन, अपने सिर्फ एरिया को, क्षेत्र को बढ़ाना, एक कंट्री को हरा के उसको अपने कंट्री में मिला लेना, अपने कंट्री को बड़ा कर लेना, ये नेशनलिज्म नहीं है, ठीक। कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। देशभक्ति की फीलिंग जो लाने के लिए ना, वो कल्चर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हमने अपने कल्चर में मतलब इस संस्कृति में शामिल कर लिया देशभक्ति को, यानी हमारी संस्कृति, जैसे कि हम कोई प्रोग्राम मनाते हैं, ऐसा प्रोग्राम, फेस्टिवल जिसमें देशभक्ति वाली फीलिंग हो, है ना। तो ये सारी चीज होना चाहिए। तो लोगों ने आर्ट और पोएट्री के थ्रू, आर्ट मतलब कला, जानते हैं, पेंटिंग हो सकता है, ड्राइंग्स हो सकती हैं, फोक सॉन्ग्स हो सकते हैं, है ना, फोक लोड्स हो सकते हैं, पोएट्री तो आप जानते हैं, कविताएं, पोएम्स, राइटर लोग जो भी पोएम्स लिखते हैं उसमें देशभक्ति की फीलिंग होती थी। उसमें वो लोग क्या कहते हैं, भक्ति काल, जैसे अगर आप हिंदी जानते होंगे, थोड़ा सा बहुत हिंदी का आपको नॉलेज होगा, तो हिंदी में क्या होता है, एक टाइम ऐसा था जब सारे पोएट लोग मिलके भगवान की भक्ति वाला पोएम लिखते थे, है ना, भगवान को, जैसे मीराबाई हो गई, वो श्री कृष्ण के प्रति डिवोट थी, सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, ये सब भगवान के प्रति पोएम्स लिखते थे। तो भक्ति काल का समय था। फिर एक समय ऐसा आया जब लोग वीर गाथाएं गाते थे, यानी रानी लक्ष्मीबाई के तारीफ में, दूसरे ऐसे वीर लोग, महाराणा प्रताप के, वीर शिवाजी के, है ना, इन सब के बारे में तारीफ करने के लिए पोएम्स लिखते थे। तो उसमें उसको वीर काल बोलते थे, उस टाइम को क्या बोलते थे, वीर काल, यानी ऐसा टाइम पीरियड जब लोग वीरता के ऊपर पोएम्स लिखते थे, ठीक है। तो वैसे ही एक ऐसा टाइम आया था जब लोग क्या करते थे, देश की नेशनलिस्ट फीलिंग के ऊपर पोएम्स लिखते थे। तो ये वही टाइम था। म्यूजिक में भी बहुत था अपने वर्ड्स, लोग पहले फोकलोर सुनते, गाने गाते, तो उसमें कुछ रोमांटिक वर्ड के साथ साथ पैट्रोटिक भी जोड़ देते। जैसे आपका जिस तरह से मूड होता है, आप कभी दुखी होते तो आप सैड सॉन्ग्स प्रेफर करते हो, सैड सॉन्ग, आप खुश होते हो तो डीजे पार्टी सॉन्ग्स प्रेफर करते हो, है ना, गम में होते तो सैड वाला सॉन्ग सुनते हैं, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप रोमांटिक सॉन्ग भी सुन लेते हो, लिरिक्स अच्छे होते हैं। तो उसी तरह से लोग म्यूजिक में भी इंक्लूड करने लगे। सबके अंदर नेशनलिस्ट की फीलिंग है, तो वो क्या करेंगे, जो भी गाना गाएंगे, जो भी सॉन्ग म्यूजिक बजाएंगे, उस सब में नेशनलिस्ट वाली फीलिंग इमर्ज रहेगी, ठीक है। तो इसी तरह से आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेसिंग एंड शेपिंग द नेशनलिस्ट फीलिंग। नेशनलिस्ट फीलिंग को, देशभक्ति वाली फीलिंग को शेप करने में, उसको आकार देने में, उसको बढ़ाने में, उसको इंक्रीज करने में किसने हेल्प किया है, आर्ट और पोएट्री ने, म्यूजिक एंड क्या कहा गया है यहाँ पर, स्टोरीज में, कविताएं, कहानियां जो भी हो सकती हैं वो सब में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेशनलिस्ट फीलिंग में इमेजिनेशन लोगों की फीलिंग्स भी बहुत ज्यादा इंक्लूडेड थी, और उन्हीं की वजह से क्या हुआ है, नेशनलिज्म इमर्ज हुआ यूरोप में, या नेशनल स्टेट की थ्योरी को बढ़ावा मिला कहाँ पर, यूरोप में। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में अभी डिस्कस किया कि पोएट्स का मानना है, यानी कुछ और लोगों का, हिस्टोरियंस का मानना है कि जो भी नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज हुई है यूरोप में, वो सिर्फ और सिर्फ वॉर के थ्रू नहीं हुई है, उसके लिए एक रोमांटिसिज्म वाली फीलिंग जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। तो आखिर क्या होती है नेशनलिज्म वाली रोमांटिसिज्म फीलिंग, या रोमांटिसिज्म वाली नेशनलिस्ट फीलिंग, ये क्या होती है, इसी को हम चलिए जानते हैं, इसके बारे में और डिस्कस करते हैं डिटेल में, ठीक। तो ये रोमांटिक वर्ड सुनते बराबर आपके ध्यान में लव वाली फीलिंग आ जाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है, ये अनसाइंटिफिक चीजों को मानना। अनसाइंटिफिक का मतलब ये भी नहीं होता कि अंधविश्वास। देखिए, साइंस क्या कहता है कि माइंड से सोचिए, फैक्ट से सोचिए, हर चीज का रीजन रखिए। लेकिन उस समय में, यानी यूरोप की उस हिस्ट्री में, जब ये सब नेशन स्टेट की थ्योरी चल रही थी, तो जो भी फिलोसफर थे, पोइट्स थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने साइंस को बहुत ही क्रिटिसाइज किया। उनका मानना था कि साइंस हर बात में कारण ढूंढता है, फैक्ट ढूंढता है, रीजन चाहिए होते साइंस को, है ना। लेकिन हम लोग जो हैं, हम ह्यूमंस जो हैं, वो हमेशा फैक्ट्स पे वर्क नहीं करते, हम लोग कई बार फीलिंग्स पे भी वर्क करते हैं ना। हम फीलिंग्स को ज्यादा तवज्जो हमें देनी चाहिए, यानी फीलिंग्स ही है इंसान को जो बनाती है, वरना जो दूसरे लिविंग बीइंग्स हैं उनके अंदर भी तो वो भी लिविंग बीइंग्स है, लेकिन उनके अंदर वो फीलिंग नहीं होती जो ह्यूमंस के अंदर होती है, जिस वजह से वो एनिमल्स कहलाते हैं, दूसरे लिविंग बीइंग्स हैं, और हम ह्यूमंस हैं। तो फीलिंग्स ही ह्यूमंस को ह्यूमन बनाती है। जैसे कि रोबोट की बात की जाए, रोबोट क्या हो गया, साइंटिफिक चीज है, वो सब वर्क कर सकता है जो ह्यूमन कर सकता है, बस उसके अंदर वो फीलिंग्स
फीलिंग्स नहीं है जो ह्यूमन के अंदर है। तो इसीलिए जो भी फिलोसफर हैं वो क्या कहते हैं कि साइंस जो है हमेशा रीजन और फैक्ट्स पे बात करता है, इसीलिए फिलोसफर्स ने साइंस को हमेशा क्रिटिसाइज किया उस समय में। आज की बात हम नहीं कर रहे हैं, उस जो हम रिवॉल्यूशन वाले टाइम बोलेंगे, नेशन स्टेट वाले थ्योरी के टाइम की बात करेंगे, फ्रीडम गेन करने वाले टाइम की बात करेंगे, यूरोप के यूनिफिकेशन की बात करेंगे, उस समय में फिलोसफर्स ने क्या किया है, साइंस को क्रिटिसाइज किया ना। फिलोसफर्स क्रिटिसाइज्ड साइंस एंड इट्स ग्लोरिफिकेशन। जी हाँ, फिलोसफर ने क्या किया, साइंस को क्रिटिसाइज किया गया। साइंस का क्रिटिसिज्म और इमोशंस के ऊपर ज्यादा फोकस देना, यही क्या कहलाता है, रोमांटिसिज्म कहलाता है। रोमांटिसिज्म एक ऐसा वर्ड है जो जस्ट साइंटिफिक चीजों के अपोजिट है, यानी आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक वर्सेस रोमांटिक या फिर रोमांटिसिज्म। ठीक, इसको आप ध्यान रखिए। तो जो कोई फैक्ट्स को या थॉट्स को, फीलिंग्स को ज्यादा नहीं सोचता मानता है, तो वो क्या करता है, रोमांटिसिज्म वाला। जैसे साइंटिस्ट लोग साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं, हर चीज का कारण ढूंढते हैं, है ना, हर चीज का रीजन होता है, उनके पास फैक्ट्स होते हैं। जबकि रोमांटिसिज्म में क्या होता है, फीलिंग्स को माना जाता है। जैसे कई बार बोलते हैं हम लोग खुद ही सोचते हैं कि मुझे लगता है कि आज ऐसा होगा, तो कई लोग बोलते हैं ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ऐसा होगा, तो हम बोलते हैं कि नहीं, बस अंदर से फीलिंग आ रही है। तो इसी तरह की फीलिंग को क्या बोला गया, रोमांटिसिज्म। यानी हम देखते हैं कि हमारे सामने कुछ ऐसा चीज हो रहा है, साइंटिफिकली मतलब वो चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे अंदर से फीलिंग आती है, इंट्यूशंस होती हैं, मिस्टिकल फीलिंग होती है कि हाँ ऐसा होगा। तो इसी चीज को क्या बोला गया, रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का मतलब होता है फीलिंग्स, इमोशंस, और साइंस का मतलब होता है रीजन, फैक्ट्स। ये तो आप जानते हैं, साइंस के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जो भी फिलोसफर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रोमांटिसिज्म को ज्यादा मानते हैं, वो साइंस को कम मानते हैं। या हम सिंपल आपको कहें तो एक साइंस का स्टूडेंट जो होता है वो साइंटिफिक बातें करता है, फिजिक्स, ज्योग्राफी फिजिक्स की बात करेगा, वो केमिस्ट्री की बात करेगा, मैथ्स की बात करेगा। जबकि एक आर्ट्स का जो स्टूडेंट होता है, जैसे कि जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ता है, इसमें आपको मैथमेटिक्स, फॉर्मूले, साइंटिफिक ज्यादा रीजन्स नहीं मिलेंगे। ज्योग्राफी में मिलेंगे आपको, लेकिन बाकी जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं या पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें साइंटिफिक चीज ज्यादा देखने नहीं मिलती, वहाँ फीलिंग्स ज्यादा वर्क करती हैं, वहाँ फीलिंग्स को ज्यादा वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो रोमांटिसिज्म इज जस्ट अपोजिट टू साइंटिफिक, है ना, या साइंटिफिक इज अपोजिट टू रोमांटिक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फिलोसफर्स जो थे वो 19th सेंचुरी में कैसे थे, रोमांटिसिज्म को फॉलो करते थे, वो साइंस को अपोज करते थे। दे क्रिटिसाइज्ड साइंस एंड इट्स ग्लोरिफिकेशन। जी हाँ, साइंस को एकदम बढ़ावा देना, साइंस को ही एकदम बढ़ा चढ़ा के दिखाना, सब उसको ही सब कुछ मानना, इस बात के पूरी तरह से खिलाफ थे कौन, फिलोसफर लोग। एक हद तक ये सही भी है, आप साइंस को ही सब कुछ नहीं मान सकते, क्योंकि साइंस ने ही जो बाकी आपको आंसर्स तो दिए कि क्या हुआ है और कैसे बने, सब दिए, लेकिन आज भी बहुत सारे जो सवालों के जवाब वो साइंस से नहीं दे पाया है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो साइंस की बस की बाहर की है, जैसे कि डेथ के बाद इंसान को क्या हो जाता है, आत्मा क्या होती है, क्या नहीं होती, इन सब चीजों के सवाल अभी तक नहीं मिले, इनके जवाब आज तक मिले नहीं है, जो फीलिंग्स के थ्रू हमें महसूस होता है ना। साइंस अभी तक इतना डेवलप नहीं हो पाया कि वो एक रोबोट के अंदर फीलिंग्स डाल सके, मशीन के अंदर फीलिंग डाल सके, है ना। वो ह्यूमंस वाले सारे काम तो करवा लेता है, लेकिन वो फीलिंग्स नहीं इमर्ज करवा पाता। तो इसीलिए क्या कहा गया है, हम पूरी तरह से साइंटिफिक नहीं हो सकते, हमें थोड़ा सा रोमांटिसिज्म को फॉलो करना पड़ेगा, रोमांटिक होना पड़ेगा। तो रोमांटिक होने से मतलब ये नहीं कि लव वाली फीलिंग, रोमांटिक होने से मतलब ये है कि हमें साइंटिफिक नहीं रहना है, हमें कभी कभी इमोशंस, फीलिंग्स और इंट्यूशंस पे भी वर्क करना है, उसको भी मानना है। तो यही बात बताई गई यहाँ पर, यही क्या है, रोमांटिसिज्म है। तो आप, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो रोमांटिसिज्म, आगे से आपको ये वर्ड आए एसएसटी में, मतलब जब भी आपको ऐसे कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में रोमांटिसिज्म वर्ड आए तो आपको समझ जाना है रोमांटिसिज्म क्या कहता है, कि इट फोकसेस ऑन इमोशंस, फीलिंग्स एंड इंट्यूशंस। जी हाँ, ये इमोशंस पे, फीलिंग्स और इंट्यूशन पे फोकस करता है कौन, रोमांटिसिज्म। दूसरी बात, ये साइंस को क्रिटिसिज्म करता है, ये साइंस को क्रिटिसाइज करता है, साइंस के रीजन्स को क्रिटिसाइज करता है। इसका मानना है कि साइंस जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और रीजन पे वर्क करता है, जो हर बार सही नहीं होता। कई बार हमें इमोशंस पे भी फैसला करना चाहिए, इमोशंस को भी मानना चाहिए। तो रोमांटिसिज्म मींस इट इज जस्ट अपोज द साइंटिफिक, जस्ट अपोजिट द साइंटिफिक। तो ये बात की हमने रोमांटिसिज्म की, ठीक। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।
आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके आगे की जो चीज़ें हैं जैसे कि रोमांटिसिज्म को हम डिटेल में और बाकी जो चीज़ें हैं नेशनलिस्ट फीलिंग, इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए हम हमारे वीडियो को देखते रहिए इसी तरह और बने रहिए हमारे चैनल पर विद्या स्थली वाले सर।